हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट सेकंड में। और आज हम लोग करने वाले हैं 2025 के आगे के 25 क्वेश्चंस को। जैसा कि पता होगा कि लास्ट सेशन में हमने 2025 के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना शुरू किया था, जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चंस करे थे। और आज हम जो करने वाले हैं 26 से स्टार्ट करेंगे, 50 पे जाएंगे, और जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा यानी कि जिसमें हम लोग कल मिलेंगे, उसमें हम बाकी के 25 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आई होप तुम्हें कल का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक किया करो और वीडियो को शेयर किया करो। साथ ही साथ तुम्हारे कोई फीडबैक वगैरह होते हैं तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अपने डाउट्स भी तुम शेयर कर सकते हो। सो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग आज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि एग्जाम टाइम का ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हो गया है फॉर द कोर्स एमकॉम सीयूईटी पीजी। अगर तुम देने वाले हो, 2026 में प्रिपेयर कर रहे हो और एमकॉम कोर्स से हो, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन बैच लॉन्च किया गया है। अलग अलग टीचर्स तुम्हें अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ा रहे होंगे। कोर्स के फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे फीचर्स तुम्हें कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाओ फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो। एग्जाम टाइम ऐप पे ये बैच अवेलेबल है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। कोशिश करो खुद से पहले आंसर करने का, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। चलो, तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे वर्ड टर्म रखा गया है क्लोज्ड इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट नहीं है? तो ये जो है टॉपिक आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है हमारे सर्कुलर फ्लो का जब बात होगी एक क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो सबसे पहले इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे। वैसे अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको समझाऊंगा। देखो, हमारा है ये पहला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्लोज्ड इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी से मेरा मतलब है जहां पे कोई भी फॉरेन सेक्टर ना हो, जहां पे कोई भी कैपिटल फ्लो ना हो। मतलब यहां पे जो भी सर्कुलर फ्लो होगा ये आपको दिखाएगा हाउस होल्ड और फर्म कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सचेंज कर रही हैं। गवर्नमेंट, जरूरी नहीं गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंक्लूड हो क्योंकि उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन बात आती है अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की, तो ये कंप्लीटली एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और ये हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट कुछ हद तक पार्ट होते हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहीं से भी हमारे पार्ट नहीं बनते। तो हमारा 26 जो था क्वेश्चन नंबर, मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे बोनस पॉइंट है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस के साथ साथ तुम्हें सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूं और किस टॉपिक से वो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये भी तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम्हारे लिए ये चीज बहुत अच्छा होने वाला है, तुम नोट करते चलना इन सारी चीजों को, क्योंकि तुम जब प्रिपरेशन करोगे तो तुम इन सारे टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, है ना। चलो, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट्स, यहां पे हमें बताना है कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं या सही है रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बताइए जरा। तो बताइए ये किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या आपके बिजनेस लॉ का टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स। स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशन। डिलीवरी में भी एक्चुअल हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, बिल्कुल सही। डिलीवरी में बी एट एनी टाइम ऑफ द डे ओनली, नहीं सर ये तो नहीं होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वालिटी, ये भी नहीं होना चाहिए। डिलीवरी एंड पेमेंट आर कंकरेंट कंडीशंस, तो मेरे हिसाब से ए एंड बी इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो चलो, इसका आंसर है ए एंड बी। अब समझते हैं जरा इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ये टॉपिक आपके बिजनेस लॉ जैसे यूनिट से निकल कर आया और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो सेल ऑफ गुड से निकल कर आया था।
डिलीवरी और पेमेंट जो होते हैं ये दोनों ही कंकरेंट कंडीशंस होते हैं। कंकरेंट कंडीशन से क्या मेरा मतलब है कि बायर मस्ट पे व्हेन द डिलीवरी इज व्हेन डिलीवरी इज इफेक्टिव अनलेस अदरवाइज अग्रीड। मतलब जब उसको डिलीवरी मिल जाए तो वो पे करे। डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, एक्चुअल हो सकता है, मतलब आपको पोजेशन मिलेगा, गुड्स का अधिकार मिलेगा, आपके पास आएगा। सिंबॉलिक हो सकता है, सिंबॉलिक में क्या होता है, या तो आपको किसी पर्टिकुलर गुड का या तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा जिससे ये प्रूव होगा कि ये डॉक्यूमेंट अब आपका है, या फिर जैसे बाइक की कीज आपको दे दी गई। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, व्हेन गुड्स आर प्लेस्ड एट बायर्स डिस्पोजल, मतलब बायर के अनुसार जब गुड्स को रखा जाए वहां पे, कंस्ट्रक्टिव वहां पे कुछ कंडीशंस पुट अप किए जाए, तब हम उसकी बात करते हैं। तो डिलीवरी तीनों चीजों में हो सकती है, लेकिन ये डिलीवरी नीड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड। जरूरी नहीं है कि हम लोग डे टाइम में ही गुड्स को डिलीवर करें, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तुम्हारा आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बियरर चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट, कौन सा इनमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आया गया है एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट। मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही बेसिक चीज होता है, तुमने पढ़ा होगा, बिजनेस लॉ में भी तुमने ये चीजें पढ़ी होंगी, साथ ही साथ अकाउंटिंग वगैरह में भी हम ये सब चीज थोड़ी बहुत देखते हैं। बहुत पहले की अगर बात करूं तो बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। चलो, अब हम लोग यहाँ पे बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल इक्वल टू जीरो इज नोन एज। किस टॉपिक का है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पे आ रहा है, बोला जा रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो अबव हैं, किसके, लीडिंग डायगोनल के, वो किसके बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके करेक्ट आंसर को देखें उससे पहले हमें एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये तुम्हारे बिजनेस मैथमेटिक्स टॉपिक से क्वेश्चन निकल कर आया, और उसमें सब टॉपिक की बात करें तो मैट्रिसेस से निकल कर आया है। इसका आंसर होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखना जरा यहाँ पे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एंट्रीज अबव द लीडिंग, लीडिंग क्या होता है, मेन डायगोनल, ठीक है, जो कोर डायगोनल होता है उसके अगर अबव होता है, आर ऑल जीरो, वो क्या होते हैं, सारे के सारे जीरो होते हैं, इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन द करेक्ट ऑर्डर। डेलीगेट करना है आपको पावर को, मैनेजमेंट से क्वेश्चन निकल कर आया है हमारा ये। ठीक है, क्या करना है हमें, अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या सबसे पहले हम टास्क को असाइन करेंगे, या फिर सबसे पहले रिजल्ट्स को डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइनिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पोजीशन, तीसरा डेलीगेटिंग अथॉरिटी फॉर अकम्प्लिशिंग द टास्क, चौथा होल्डिंग द पर्सन इन दैट पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क। बताइए जरा। तो आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टू। कैसे सर, क्या यहाँ पे हमें कहा गया ये बताइए जरा। टू तो चलो एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के अनुसार, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है इसका आंसर टू ही होगा, क्योंकि अगर लॉजिकली तुम समझने की कोशिश करो तो तुम सबसे पहले क्या डिटरमाइन करोगे कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन से जिनको आप ये जॉब दे रहे हो उनसे क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट आउटकम द जॉब मस्ट डिलीवर, क्या आप उनसे निकालना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना होता है कि क्या रिजल्ट आपको चाहिए उस पर्टिकुलर पोजीशन से। ठीक है, जब आपने ये डिटरमाइन कर लिया, अब क्या करोगे कि आप उनको टास्क दोगे या फिर कहो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, सो दैट उसको वो पूरा करें। इतना करने के बाद उनको नेसेसरी अथॉरिटीज भी दोगे जिससे कि वो दिए गए काम को कर पाए। अब पता चला कि आपने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दे दी और उसके अनुसार देखा जाए तो अथॉरिटीज बहुत कम दी, उनको पावर बहुत कम थी, तो इस सिचुएशन में चीजें बिगड़ जाएंगी, वो काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उनको आपको नेसेसरी अथॉरिटीज भी देनी होगी,
उसके बाद होल्ड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल स्लैश अकाउंटेबल फॉर अचीविंग द रिजल्ट। अब लास्ट स्टेज पे आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो कि हमने आपको प्रॉपर टास्क असाइन किया था और उस टास्क को करने के लिए प्रॉपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज भी हमने डेलीगेट की थी, लेकिन आपने उसको करा नहीं करा, ठीक है, उसके लिए हम आपको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो अगर डेलीगेशन की बात की जाए तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही फर्क होता है। डेलीगेशन किसी एक पर्टिकुलर काम को करने की लिए जो दी जाती है अथॉरिटी उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में देखोगे सारे लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर कहो तो लोएस्ट लेवल तक भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो हमारा था डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग जैसे यूनिट से क्वेश्चन था। सब्जेक्ट हमारा एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट था। क्लियर है? अच्छा, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। इस पे हमने कल भी बात की थी कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे ये ऑफिस मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ऑफिस मैनेजमेंट में कंप्यूटर सेगमेंट कह लो या फिर टेक्नोलॉजीज एआई वगैरह कह लो, उसमें आ जाएगा ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिव एआई एप्लीकेशन इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट डिसरप्टिव। तो इसमें मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी यूज करते हो एआई, तुम्हें पता होगा चैट जीपीटी जो सबसे ज्यादा भी डिसरप्टिव माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है, का याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30। Who is the most well-known advocate of the classical view of the social responsibilities, stating that management's only social responsibility is to maximize profit? कौन है वो क्लासिकल थिंकर जिनका ये कहना था कि मैनेजमेंट जो है ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? जॉन एलिंगटन, एडवर्ड फ्रीमैन, मिल्टन फ्रीडमैन और हेनरी मिंटवर्थ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। देखो ये सारी चीजें ऐसी है ना, ऑथर्स के डेफिनेशन से वाली क्वेश्चंस जो होती हैं, इसमें तुम्हें कुछ तुम कर नहीं सकते हो। जब तुम पढ़ते हो उस टाइम तुम्हें कुछ थिंकर्स आ गए, उनके डेफिनेशंस आ गए, तो उसको बस तुम्हें दिमाग में रखना होगा। एग्जाम में ऐसे ऐसे हर साल कुछ ना कुछ एक आध दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो टेक्स्ट का क्वेश्चन आया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, एग्रीकल्चर इनकम अर्नड इन इंडिया इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। Scheme of partial integration is available for HUF, AOP, body of individual और AGP, artificial judicial person। और पार्शियल इंटीग्रेशन जो नेट एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए एक इंडिविजुअल एसएससी का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड ₹5,000। ठीक है। और पार्शियल इंटीग्रेशन नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम शुड एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये जो है हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, और इनकम टैक्स में भी अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर इनकम को लेके इसको क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का पूरा एक तरीके का कंसेप्ट है कि कितने लिमिट तक एक्सेप्ट है, नॉन एग्रीकल्चर पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम के स्कीम के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, यूपी। अगर तुमने पढ़ा है तो बहुत इजीली आंसर कर लोगे इसका। ठीक है, तो बताइए जरा क्या होगा। तो देखो अगर मैं तुम्हें समझाऊं, बेसिक सी चीजें बताऊं अगर तुम्हें, सबसे पहले पेज को यहाँ पे मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। तो अगर तुम देखोगे एग्रीकल्चर इनकम हमारा किस में आता है? N1। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम अर्न्ड इन इंडिया इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दूसरा कहता है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये भी सही है हमारा। स्टेटमेंट सी कहता है पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए नेट एग्रीकल्चर इनकम किसी भी इंडिविजुअल एसएससी का प्रीवियस ईयर के दौरान 5,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये कह रहा है किसके लिए? पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो जाता है, बल्कि स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? एक्सीड। जैसे कि इस स्टेटमेंट में तुम देखोगे फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम शुड एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट। 5,000 को एक्सीड करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। तो अगर देखें तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं इसको हम लोग। देखो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर द सेक्शन 10(1) बट इट कैन इफेक्ट द टैक्स रेट वाया पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन जो है ये इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई होगा, एचयूएफ पे भी, एओपी पे, बीओ
आई और आर्टिफिशियल जुडिशन पे, कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता है। सी स्टेटमेंट देखोगे, पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए जो कंडीशन होता है नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से एक्सीड करना चाहिए, तो शुड नॉट एक्सीड जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाइज ओनली तभी अप्लाई होगा जब नॉन एग्रीकल्चर टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करेगा। तो ये हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट से एग्रीकल्चर इनकम में एक पार्शियल इंटीग्रेशन टॉपिक से हमारा क्वेश्चन निकल कर आया। ठीक है, क्लियर है? देख रहे हो टैक्स के हमारे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा तुम देख लो, इनकम टैक्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इनकम के अलग अलग सोर्सेस दे रखे हैं। इनकम के क्या दे रखे हैं? अलग अलग सोर्सेस दे रखे हैं। यहाँ पे सोर्सेस हैं और लिस्ट 2 में देखोगे तो वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होते हैं ये दे रखा है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे इसे करना है मैच। आओ मैच करना शुरू करते हैं। सेल ऑफ ज्वेलरी, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, सेल रिसीव फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, सैलरी रिसीव फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोफेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, चाहो तो इजिली इसको मैच कर लो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर इसको हम लोग मैच करना स्टार्ट करें तो तुम देखोगे यहां पे सबसे पहले सेल ऑफ ज्वेलरी, तो ये हमारा हो जाता है कैपिटल गेन का पार्ट। इसका पार्ट हो जाता है कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता है हमारा। दूसरा अगर तुम देखोगे, एक चीज याद रखना, यहां पे मैं सैलरी वाला पहले कर लेता हूं। सैलरी रिसीव फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, देखो अगर एक एम्प्लॉयर से मिल रहा होता तो अलग सिचुएशन होती, वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आता। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म से सैलरी अगर आपको मिल रही है तो वो आपके पीजीबीपी का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बन जाएगा? पीजीबीपी का, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस। और उसके बाद अगर तुम देखोगे पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, अगर उससे आपको पुराने एम्प्लॉयर से आपको पेंशन मिल रहा है तो ये आपके सैलरी का पार्ट कहलाएगा। और लास्ट अगर देखें हम इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? देखो वही आंसर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A proportional income tax is an automatic stabilizer. An increase in autonomous spending raises the equilibrium level of income. As the marginal propensity to consume get larger, the lower the multiplier will be. Or a reduction in transfer payment lowers the output. तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और कोशिश करो आंसर करें। तो सही आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी इसका राइट आंसर होगा। देखो प्रोपोर्शनल क्या है? फ्लैट इनकम टैक्स की यहां पे बात हो रही है। फ्लैट इनकम टैक्स still varies with income and therefore act as an automatic stabilizer, though less powerful than a progressive tax। यहाँ पे प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्रोपोर्शनल जो इसको भले ही बोला जाता है फ्लैट है, लेकिन जैसे जैसे चीजों में चेंजेस आते हैं, इनकम्स में चेंजेस आते हैं, इनकम वेरी करती है, ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करता है चीजों को। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग रेजेस इक्विलिब्रियम इनकम वाया द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इफेक्ट तुमने पढ़ा ही होगा, ये तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग कंसेप्ट रखे गए, फिजिकल मल्टीप्लायर, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। यहां पे बताया जा रहा है अगर एमपीसी इंक्रीज करता है तो मल्टीप्लायर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, नॉट डिक्रीज, इंक्रीजेस नॉट डिक्रीज। चौथा स्टेटमेंट अगर तुम देखो, रिड्यूसिंग ट्रांसफर पेमेंट, जो कि सपोर्ट करता है किसको? डिमांड को। रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट, अगर ट्रांसफर पेमेंट आप कम करते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपके एग्रीगेट डिमांड ईडी जो होता है या एग्रीगेट आउटपुट, ये कब आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन द करेंसीज ऑफ द टू कंट्रीज इज एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सचेंज रेट की यहां पे बात हो रही है, करेंसीज खासकर देखा जाए तो एक्सचेंज रेट जो होते हैं, दो करेंसीज में जो डिफरेंस आते हैं कंट्रीज के दो करेंसीज में, वो किसके माध्यम से समझा जा सकता है? क्या फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ रेट, लिक्विडिटी डिफरेंशियल या इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल? बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। तो सर करेक्ट आंसर की बात करें तो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे दो कंट्रीज के करेंसी के बीच में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द करेक्ट ऑर्डर। लीनियर प्रोग्रामिंग फिर से बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख रहे हो, दो क्वेश्चन उससे भी निकलता है, तो कीजिए अरेंज। देखो कोशिश करो खुद से चीजों को अरेंज करने का, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली तुम्हें देना है, एग्जाम में क्वेश्चंस फेस तुम्हें करना है। मैं तो बताऊंगा समझाऊंगा चला जाऊंगा यहाँ से। बैठना एग्जाम में तुम्हें है, तुम्हें एक सीट चाहिए तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो आंसर करो। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताऊं तो ये तुम्हारे बिजनेस मैथमेटिक्स बीएम में सिंपली लिखता हूं और क्वांटिटेटिव इको जैसे यूनिट से क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है। और अगर तुम देखोगे लीनियर सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बात हो रही है, अगर हमें सॉल्व करना है सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को, तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो एग्जैक्ट यही होगा जो दे रखा है, ए बी सी डी। इसमें तुम्हें कोई चेंजेस नहीं करने। सबसे पहले तुम एक स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन को सेटअप करोगे, उसके बाद इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल तैयार करोगे और उस सॉल्यूशन को टेस्ट करोगे, और फाइनली आप करेक्ट करेक्ट सिंप्लेक्स टेबल जो होते हैं उसको रिवाइज करोगे और टेस्ट करोगे ऑप्टिमेलिटी को। तो ये इसका एक सीक्वेंस होता है। द recent increase in the tariffs by the USA on its trading partner undetermines the institutional validity of which of the following। बताइए जरा, यूएसए के द्वारा टैरिफ में इंक्रीज किया गया उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स पे, अनडिटरमाइंस यहां पे होना चाहिए, द इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके वैलिडिटी को यहां पे अनडिटरमाइन किया गया, किस इंस्टीट्यूट के, डब्ल्यूटीओ, गैट, अंकटैड और सार्क। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका डब्ल्यूटीओ हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखना, एक्सप्लेनेशन जैसा इसमें कुछ होना होता तो नहीं है। हाँ, recent unilateral tariff increases by a major trading partner undetermine the rule based multilateral trading system in the WTO and its dispute settlement mechanism। तो WTO के वैलिडिटी भी बात यहाँ पे उठी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा मर्केंटिलिस्ट डॉक्ट्राइन, क्योंकि देखो ये सारे थ्योरीज तुम ट्रेड ऑफ इंडिया में पढ़ोगे, ट्रेड ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। इसको हम लोग मर्केंटिलिज्म थ्योरी भी बोलते हैं। थॉमस मून के द्वारा दिया गया था ये थ्योरी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ साइक्लिक वेरिएशन कंसिस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग सीजनल वेरिएशन एंड ट्रेंड फॉर ऑब्टेनिंग द साइक्लिकल इरेगुलरिटीज। किस माध्यम से हम लोग मेजर करते हैं साइक्लिक वेरिएशन को? रेसिडुअल मेथड, डिफरेंस साइकिल एनालिसिस मेथड, डायरेक्ट मेथड और हार्मोनिक एनालिसिस मेथड। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे पर्टिकुलर किस टॉपिक से निकल कर आता है। ये आपका अप्लाइड और बिजनेस स्टैट्स का टॉपिक है। इसका राइट आंसर होगा रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मेथड क्या करता है? आइसोलेट कर देता है एंड, अच्छा चलो ब्रैकेट में है, आइसोलेट्स साइक्लिक फ्लक्चुएशंस बाय रिमूविंग द ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सीरीज। और उसके बाद जो रेसिडुअल्स हमारे बचते हैं वो आपको साइक्लिक प्लस इरेगुलर मूवमेंट्स को दिखाते हैं। समझना मैंने क्या बोला, दोबारा से बता रहा हूं।
देखो, रेसिडुअल मेथड क्या करता है, ये आइसोलेट कर देता है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस को। ठीक है, कैसे साइक्लिक फ्लक्चुएशन को आइसोलेट करता है? साइक्लिक कौन, जो रिपीटेड नेचर्स के हो। ठीक है, बाय रिमूविंग द ट्रेंड एंड सीजनल कंपोनेंट्स, उसमें से ट्रेंड और सीजनल कंपोनेंट्स हटाया जाएगा ओरिजिनल सीरीज से। अब उसके बाद जो रेसिडुअल बचेगा वो आपको साइक्लिक और इरेगुलर मूवमेंट्स दिखाएगा, क्योंकि वहां पे हमने रेगुलर मूवमेंट्स को हटा दिया था। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे केस डिसीजन इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और खासकर देखें तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन से यहाँ पे कंडीशंस नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द गार्नर मुरे? There must be more than two partners. There must be at least one solvent partner. At least one partner is insolvent, or there is an agreement among the partners to share the insolvency loss in the particular ratio. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके की कोई कंडीशन ही नहीं है। ये तीनों बल्कि कंडीशंस में आते हैं, लेकिन अगर चौथा ऑप्शन देखोगे कि अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच टू शेयर इंसॉल्वेंसी लॉस इन अ पर्टिकुलर रेशियो, ये डिसीजन में नहीं था, बाद में हुआ था, कंडीशन नहीं था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन द दैट द अफेयर ऑफ द कंपनीज आर कंडक्टेड परफेक्टली consistent with the article of association of the company, consequently the person dealing with them are not affected by any irregularity which might have taken place in the management of the company? तो क्या इसका आंसर इंडोर मैनेजमेंट होगा, या कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा, या लैप्स होगा, या डॉक्ट्राइन ऑफ टॉप मैनेजमेंट होगा? कंपनी लॉ से क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर। ले डाउन द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज, अब तो हिंट मिल गया यहां से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनल अफेयर्स की बात हो रही है तो वही होना चाहिए। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को डीलिंग विथ अ कंपनी। ठीक है, जो बाहरी व्यक्ति हैं अगर जिनको कंपनी से डील करना है उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दे कैन अज्यूम इंटरनल प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी के अंदर जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं वो प्रॉपरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार फॉलो किए गए हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल इरेगुलरिटीज। इंटरनल इरेगुलरिटीज जैसे कि अनलाइक द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो जो बाहरी व्यक्ति हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। Which of the following tests are often employed to measure advertising effectiveness? Recognition test, inquiry test, test Y test, sales test. तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड डी। ये सब अलग अलग प्रकार के टेस्ट है, रिकॉग्निशन, इंक्वायरी, सेल्स, लेकिन रीजन वाई टेस्ट नहीं होते। अब यहाँ पे आपको फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करना है गिवन डेटा से, तो न्यूमेरिकल ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 44 का आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ा होगा ना, बताओ इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य नहीं है? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब तो समझ गए होगे बेसिक सा क्वेश्चन। ऑप्शन 4, कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता है कि आप अपने पॉपुलेशन को बढ़ावा दीजिए, बल्कि ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, होल सोल पर्पस होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ावा देना ये कहीं की बात नहीं बनती है। 46 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द नीश मार्केटिंग? नीश मार्केटिंग इज बेसिकली कैटेगरी मार्केटिंग। आप किसी एक स्पेशलाइज सेगमेंट पे फोकस करते हुए चल रहे हो, तो क्या आंसर होगा इसका? It targets a specialized market segment with distinct preference. ठीक है, it involves focusing on narrower segment. It is also known as undifferentiated segment. It requires
टारगेटिंग मल्टीपल वाइडर सेगमेंट बाय मीटिंग द डाइवर्स नीड। तो क्या होगा? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है नीश मार्केटिंग से। तो अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर होना चाहिए। नैरो सेगमेंट पे भी फोकस करते हैं, ये भी होना चाहिए। इसको हम लोग क्या अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं या डिफरेंशिएटेड बोलते हैं, अब ये तुम्हें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी सिर्फ, क्योंकि इसको हम लोग डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। दूसरा चीज, ये टारगेटिंग वाइडर नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ इसका हमारा ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम द इंडियन जीडीपी। सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? तो पढ़ रखे हो पहले से एग्रीकल्चर, सॉरी सर्विसेज। एग्रीकल्चर तो पहले कंट्रीब्यूट किया करता था, लेकिन सर्विसेज सेक्टर की बात की जाए तो अभी ज्यादा बूम पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा रेवेन्यू रिसीट है? जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू रिसीट की, ना कि कैपिटल रिसीट्स की। तो हमें बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ए एंड सी ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपके जीएसटी और इंटरेस्ट रिसीट्स ही रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 549, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया हमारे बैंकिंग जैसे यूनिट से निकलकर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा आरबीआई का मेन फंक्शन है? टू मेंटेन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, टू मेंटेन द स्टेबल पेमेंट सिस्टम, टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन इकोनॉमी, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट एंड सिस्टम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सारे ही आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट मेंटेन बाय द हेड ऑफिस। तो कमेंट सेक्शन में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। देखो एक चीज यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को विदाउट एक्सप्लेनेशन तुम्हें पढ़ाते हुए चलता हूँ। देखो अगर मैं एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगा तो सेशन काफी लंबा चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पीवाईक्यूज देखो बेसिकली तुम्हारे लिए बने होते हैं कि तुम खुद से प्रैक्टिस करो, वो तो मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा टाइम इसमें डिवोट करो, तुम इसको फटाफट सॉल्व करो, एनालाइज करो, इसके बाद इसको पढ़ाई स्टार्ट करो इन सारे टॉपिक्स पे। तो आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही साथ जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एग्जाम टाइम के सीयूईटी पीजी बैच में, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तुम्हें मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये कंप्लीट बैच अवेलेबल है ब्रह्मास्त्र बैच एग्जाम टाइम ऐप पे, जिसे जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होती तो दिए गए नंबर पे तुम कॉल भी कर सकते हो। जाओ ज्वाइन करो और उनमें पढ़ाई को शानदार बनाओ। कोर्स के फीचर तुम्हारे सामने है। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।